दोस्तों, यूट्यूब के चैनल ज्ञानगम्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एसीएफ की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इसी सीरीज़ में मैं आपको आज समझाऊंगी केमिकल रिएक्शंस। इस वीडियो को हम दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शंस और सेकेंड पार्ट में हम लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो आपकी सिलेबस में दिए हुए हैं। लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का जो एसीएफ का पेपर हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था। हम देखेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछा गया है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट हो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने तो बने, साथ ही जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हमसे बने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी को खोकर एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है। ठीक है, जो भी बनने वाला नया सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होगी। तो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसने अपने प्रॉपर्टी लॉस की, आइडेंटिटी लॉस की, और जो न्यू सब्सटेंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, ये चेंज क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं A प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं A प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस बी आपका क्या है? रिएक्टेंट, जिसे बोलते हैं क्रिया कारक, हिंदी में बोलते हैं क्रिया कारक। ठीक, और ये है प्रोडक्ट C प्लस डी जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। देख रहे हैं A प्लस बी और C प्लस डी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो भी कुछ इसका प्रॉपर्टी है, जो भी होगा वो A और B से अपने जो क्रिया कारकों से वो क्या होगा? कम्प्लीटली या टोटली डिफरेंट होगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये केमिकल रिएक्शंस को किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो कुछ सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए, और जो डिफरेंट सब्सटेंस है सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। और जब उस फॉर्म में जो भी कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे भी जिस भी सिंबल्स, फॉर्मूला, डिफरेंट कंडीशंस के साथ जब हम उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन या इसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। जब केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट फॉर्मूला और डिफरेंट फॉर्मूला, सिंबल्स या प्रतीक चिन्हों के साथ जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस के शॉर्ट नेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। तो जब प्रतीक चिन्हों, सिंबल्स और ये सब के साथ ये किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रेजेंट किया जाता है तो वो रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्शन का निशान है, प्लस ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम, ये है आपका मैग्नीशियम। ये है आपका ऑक्सीजन गैस, और क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम क्या है? S, स्मॉल s।
स्मॉल में एस का मतलब होता है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस, मतलब जी मतलब गैसियस फॉर्म, और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक, सॉलिड यानी ठोस, और ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, एक पाउडर बनता है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये जब देखिए, अब मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम नहीं लिखा, Mg के फॉर्म में, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंबल्स और फॉर्मूला इस तरीके से जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है आपका, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ तक हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट वो देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी, और कुछ एग्जांपल्स आपको कमेंट्स बॉक्स में सॉल्व करके मुझे बताना है आपको। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। ठीक है, संतुलन, ठीक, संतुलन यानी बैलेंस। अब हम देखते हैं, एक रिएक्शन है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, मतलब बाएं साइड का, बाएं हाथ का रिएक्शन। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका राइट हैंड साइड। ये लिक्विड है, L, लिक्विड को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से सब्सटेंस है। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है आपका, 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। मतलब ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। तो इसी रिएक्शन को हमको दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसी को जब हम इसी को बराबर करते हैं तो इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन, फिर लिखते हैं ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको, अब 2 ऑक्सीजन लाने के लिए इधर हम क्या करेंगे, 2 से उसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से। अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हाइड्रोजन हो गई, इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हो गया आपका 4 और ये 2। ठीक, दोनों को प्लस करके चेक भी कर लेते हैं, 4 और 2 6, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट के होने चाहिए उतने प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे भी आता है 6।
तो इस तरीके से हम देखते हैं हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से हमको एक लिखना है, चार्ट टाइप का बनाना है, और इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे तभी आपका रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम, ठीक, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड आपका सॉलिड होता है, ये इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये है मैग्नीशियम और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से हम वैसे ही लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन है, ये राइट हैंड साइड का रिएक्शन है। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर लिखेंगे क्लोरीन, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड साइड में हम आते हैं, नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है आपका 2, ठीक, उसके बाद फिर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो अब क्या करेंगे हम, इधर 2 है क्लोरीन, यहाँ भी 2 है क्लोरीन, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो हम ये क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मतलब HCl के सामने हम क्या लिख देंगे 2HCl। ये कितना हो जाएगा 1 2 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस करके देखेंगे 2 2 4 और 1 5 एटम्स कितने हैं इसमें 2 2 4 और 1 5। ठीक है, रिएक्शन आपका बैलेंस है, इधर भी 5 एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है, और जो प्रोडक्ट बने उसके भी कितने एटम्स हैं 5 एटम्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या किया, हमारा बैलेंसिंग हमें क्या किया 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ मैं। कुछ एग्जांपल्स आपके नोट आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वो देखते हैं अपना, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और बता देती हूँ आपको। एक एग्जांपल है आपका, एक तो सिंपल एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट वाला, और एक एग्जांपल है आपका FeSO4, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, FeSO4 Fe2O3 और SO3 ये प्रोडक्ट है, और ये आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके वही ये लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन, ये राइट हैंड साइड का रिएक्शन, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक और आपको इक्वेशन में बता रही हूँ, ये आपको बैलेंस करना है। ठीक, एक और है आपका Fe प्लस H2O इज इक्वल टू, ये बनेगा
Fe ये बनेगा Fe प्लस H2O और ये बनेगा आपका Fe प्लस H2O। एक इक्वेशन और दे देती हूँ आपको, Fe प्लस H2O ये बनेगा आपका Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। ये बनेगा आपका Fe3O4, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। ये इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। एक और दे देती हूँ आपको, PbNO3 होल राइज प्लस NaI इज इक्वल टू बनेगा आपका PbI2 प्लस NaNO3, ठीक है। ये इक्वेशंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। जो भी कहीं पर डाउट होगा वो मैं आपको फिर नेक्स्ट अपने स्लाइड में वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। ये एक इक्वेशन मैं आपको करके बता देती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्शन है, ये राइट हैंड साइड का रिएक्शन है, ठीक है। लेड, नंबर ऑफ लेड कितना है, और आप जब भी बैलेंस करेंगे उसके बाद आप चेक जरूर करेंगे। जो मैं प्लस करके एडिशन करके लास्ट में चेक करती हूँ वैसा चेक आप जरूर करेंगे, ठीक है। लेड, नंबर ऑफ लेड है 1, नाइट्रेट आयन है आपका 2 और सोडियम है 1 और आयोडीन है 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हम देखते हैं लेड कितना है 1, ठीक। नाइट्रेट कितना है 1, सोडियम कितना है 1 और आपका आयोडीन कितना है 2, ठीक। तो यहाँ पे आयोडीन 2 है, हमको यहाँ पे आयोडीन 2 करना है तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम कितना है, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब सोडियम कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सोडियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या कर देंगे, सोडियम को हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रेट कितना हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा 2 और सोडियम कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 2 2, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 2 2 और ये सब का हम एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 2 5 2 7 और इधर भी क्या आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर के इक्वेशंस आपका वर्क है और इसे आप बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हम पहले टाइप का रिएक्शन जो है वो है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन या संयोजन, संयोजन, जुड़ना, कंबाइन होना, संयोजन या समायोजन क्रिया, ठीक है। सेकंड है आपका डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे बोलते हैं अपघटन, अभिक्रिया। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन, अपघटन यानी टूटना, ठीक है। कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन,
ये मैं आपको समझाऊंगी जब रिएक्शन स्टार्ट होगा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन यानी हटाना, ठीक है। किसी को अपनी जगह, जैसे आपको बैठना है, ठीक, आपको दूसरे नंबर पे बैठना है और पूरी लाइन भरी हुई है, तो दूसरे नंबर की सीट पे बैठने के लिए आपको वो उस आदमी को हटाना पड़ेगा जो उस लाइन में दूसरी नंबर पे बैठा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं, उस आदमी को हटा के मैं क्या किया, मैं उस जगह पे बैठ गई। तो इसका मतलब ये होता है विस्थापन, हटाना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लास्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन हिंदी में, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस पढ़ने के पहले मैं आपको दो तीन प्रकार का रिएक्शंस बता देती हूँ जो कंडीशन डिपेंडेंट रहता है। पहला रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने के पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। उत्क्रमणी एक्सोथर्मिक यानी सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, सेकेंड टाइप है आपका एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, ऊष्मा अंदर एब्जॉर्ब करना, मतलब ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब हम कोई रिएक्शन प्रोसीड करते हैं या आगे बढ़ाते हैं या किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो हमको जो हीट या एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करना, तो वो होता है ऊष्मा शोषी रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है आपका ऊष्मा शोषी। सबसे पहले मैं आपको ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता देती हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस में ये प्रक्रियाएं इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती, हीट या एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, मतलब रिलीज दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक। फर्स्ट मैं बता देती हूँ आपको कंडीशन। ये सारे कंडीशंस हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है केमिकल रिएक्शंस को जानने के लिए। उसके पहले ये जानना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में, ठीक है, ऊष्मा के फॉर्म में बाहर निकलती है। कभी अगर आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बबल्स निकलते हैं,
बबल्स निकलते हैं और वो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, धुआं भी निकलता है, बबल्स भी निकलते हैं। तो वो अभिक्रिया क्या होगी, चूने के पत्थर को पानी में घोलना, वो क्या होती है, वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। जब इसको हम किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, वाटर में, तो किस में कन्वर्ट होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये वाटर है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या निकलेगी यहाँ पे, हीट, ठीक, हीट निकलेगी। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही हम, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था स्लेट लाइम, हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बबल के फॉर्म में निकलती है, ठीक, और हीट, देखिए इससे हीट बाहर निकल रहा है, मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या है, ऊष्माक्षेपी। इस रिएक्शन ने क्या किया, ऊष्मा को बाहर फेंका, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल है, अगर हम आयरन फिलिंग्स, आयरन के कुछ जो छिलके होते हैं उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, जिंक, आयरन और कॉपर सल्फेट के जब सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है बाहर, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलती है, अतः वो भी जो रिएक्शन है वो क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस या ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे शुरू होने के लिए, ठीक है, स्टार्ट होने के लिए ऊर्जा किसी भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हीट, लाइट या आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिक वो, ये सारे ऊर्जा के फॉर्म है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडो यानी अंदर की तरफ, एक्सो यानी बाहर की तरफ। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ एनर्जी लेना, ऊर्जा लेना, ठीक है। और अंदर की तरफ एनर्जी लेके ऊर्जा अवशोषित करके वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब यहाँ पे केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, वो क्या होता है, ये हीट लेके, एनर्जी लेके, ये सॉलिड है, ये हीट लेके इसमें कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर का ब्रेक डाउन हुआ किसके प्रेजेंस में, ऊष्मा के प्रेजेंस में। उसको तोड़ने के लिए,
उसको ब्रेक डाउन होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, हीट की आवश्यकता पड़ी, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अतः ये रिएक्शन क्या है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, ये सारे शब्द यूज होंगे। तो वो यूज होंगे तो इसलिए मैं आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ, आपको समझा देती हूँ, ताकि वहां आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन शब्दों का भी उपयोग होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको बताऊंगी मैं। फर्स्ट है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe। ठीक, जब इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो ये किस में कन्वर्ट होता है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आयरन है, वाटर से रिएक्शन होता है, यहाँ पे रिएक्शन हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करेंगे तब होगा यहाँ पे 4 Fe। यहाँ पे देख लेते हैं Fe कितना है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर है आपका Fe, ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 Fe, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर है आपका 3 Fe और 2 हाइड्रोजन और 4। हम देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल ली हूँ आपका Fe प्लस H2O, तो यहाँ पे रहेगा आपका 4 Fe प्लस ट्वाइस H2O, 4 H2O। ठीक, ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना है 4 Fe, और बनेगा आपका Fe3O4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और Fe3O4 प्लस आपका बनेगा Fe प्लस H2O प्लस हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, Fe4 Fe प्लस 4 H2O, Fe3O4 प्लस 4 H2। ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों जो एरो बताते हैं ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आगे की ओर चलने वाली अभिक्रिया, और ये है आपका बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे की ओर चलने वाली अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जब बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर दोनों अभिक्रियाएं समान वेग से चलें जब, तो उसे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, वैसे ही आपका एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस हीट, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जब इसे हीट दिया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो जब ये अभिक्रिया, अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये अगर खुले पात्र में होगी, क्लोज कंटेनर में होगी, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो पाएंगे क्या,
नहीं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो पाएंगे क्या? नहीं। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अब कार्बन अब इस ये चूंकि इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है? ये अभिक्रिया आपका क्लोज पात्र में, बंद पात्र में होना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना उड़े। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर नहीं उड़ेगी तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप का हमारा जो रिएक्शन है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय, ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर नहीं होते। तो ऐसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, वही एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं, किसी भी खुले पात्र में गर्म करते हैं, ये हीट का निशान है, ठीक है, हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। चूंकि ये पात्र खुला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल एरो लगाते हैं, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर नहीं होती। मतलब जो एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया वो वापस रिएक्टेंट में रिसाइकल नहीं हो सकता, इसलिए इस अभिक्रिया को इरिवर्सिबल रिएक्शन या हिंदी में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था PbNO3 होल ट्वाइस ये किस में कन्वर्ट होगा? लेड आयोडाइड PbI2 प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक, लेड आयोडाइड, ये है लेड आयोडाइड और ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक, इस तरह हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेड नाइट्रेट वैसे ही आपका एक AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, ये होता है कन्वर्ट AgCl प्लस HNO3 में। ठीक, ये भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का मामला नहीं है, सिंगल एरो से हम इसे शो करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है? पहली कंडीशन ये हो सकती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कोई भी दो एटम, एक एटम, पहला कंडीशन होता है दो एटम्स के बीच, टू एटम्स कंबाइन जब होते हैं। ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? MgO। ठीक, दो एटम है, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, 2MgO, दो एटम्स के बीच में। ठीक, सेकेंड कंडीशन है आपकी एक एटम प्लस एक कोई सा भी केमिकल कंपाउंड। ठीक, तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों भी गैसेस हैं। ठीक, एक एटम और एक कंपाउंड के बीच में। तीसरी कंडीशन है कोई से भी दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना केमिकल कंपाउंड्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था लेड नाइट्रेट, या आपका ये बताया था मैंने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर क्या बनाता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो कंपाउंड्स कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा दो एटम्स के बीच में कॉम्बिनेशन, एक एटम या एक कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन, और तीसरा हम वो देखते हैं कोई से भी दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है अपघटन। ठीक, इसका मतलब होता है विघटन या अपघटन। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, कोई भी सिंपल कंपाउंड हीट या कोई से भी एनर्जी के यूज से किसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड वो किसमें कन्वर्ट होता है, अपने जो भी जिनसे भी वो मिलके बना होता है उन सब चीजों उनमें वो कन्वर्ट होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट एक सिंगल कंपाउंड है, इसको जब हीट देते हैं, ये हीट का निशान है, सॉलिड है, तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। हम देखते हैं ये सिंगल कंपाउंड है और वो ब्रेक डाउन होकर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में जिनसे मिलकर बना है उसमें वो कन्वर्ट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, ये सेकेंड है, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो एक सीरीज दी हुई है, ये सीरीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, बहुत ज्यादा सक्रिय जो कंपाउंड, जो हाईली रिएक्टिव एटम है, एटम अपने से कम सक्रिय या एक्टिव एटम को उसके कंपाउंड से या यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो जो नया कंपाउंड होता है वो टोटली डिफरेंट रहेगा, विस्थापित करता है। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज। हम यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ वो सीरीज। ये है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, यहाँ आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आएगा आपका कॉपर, फिर आएगा मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक, AU गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ऊपर से नीचे जाने से क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, यानी ये सबसे कम सक्रिय है। ठीक, और ये मोस्ट रिएक्टिव। ठीक, और ये हाइड्रोजन क्या है, बीच में है। ये अपने रिएक्शन के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा आपका, गोल्ड। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
आयरन फिलिंग को जब कॉपर सल्फेट के, ये मैंने आपको बताया था और वो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मैं बताना भूल गई, वो था आपका उष्मा शोषी। कैल्शियम कार्बोनेट या फेरस सल्फेट है वो उसने क्या किया था, हीट लिया था, एब्जॉर्ब किया था और अपने तब उसका डिकम्पोजिशन हुआ था, अपघटन हुआ था, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से अपना बना लेता है फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट में ये जो आयरन प्लस, ये नहीं बोल रही मैं आपको कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो फेरस सल्फेट कॉपर को विस्थापित करके अपना फेरस सल्फेट बना लेता है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर, तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब लास्ट टाइप का रिएक्शन, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, तो ऊपर वाले जो तत्व हैं वो नीचे वाले तत्वों को उनके कंपाउंड से क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसी रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ टाइप का रिएक्शन है और लास्ट टाइप का जो रिएक्शन है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ होती रहती है। ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, ठीक, मतलब रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है और ये है आपका रिडक्शन। ठीक, अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, तो ऑक्सीकरण का सिंपल सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ परिभाषा उसकी। पहला ऑक्सीकरण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसमें ऑक्सीडेशन में पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ठीक, और सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी भी केमिकल एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है या तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या अगर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी कंपाउंड से, केमिकल कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिलीज होता है या हाइड्रोजन हटता है वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंड है आपका रिडक्शन या अपचयन, तो इसका जस्ट अपोजिट है या अपचयन। इसमें होगा पहले रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का हटना, ठीक, और सेकंड है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी तत्व से या किसी केमिकल कंपाउंड से जब ऑक्सीजन हटता है तो वो क्या हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन। या किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है, एग्जाम्पल में कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये पाउडर फॉर्म में, ये भी पाउडर फॉर्म में, ये ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर एक एलिमेंट है। अब चूंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, सॉरी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस ये क्या बनाएंगे आपके मिलके, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, ये बना देगा आपका, सॉरी कॉपर प्लस वाटर मिलके आपका क्या बनेगा, कॉपर प्लस वाटर मिलके आपका क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस, अब देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ ये क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला है तो हाइड्रोजन, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, और कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आप लोग को इन रिएक्शन से समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। किसी भी एलिमेंट में कॉपर जब ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो कहते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गया। और ठीक उसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। किसी भी एलिमेंट से जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या ऑक्सीजन टूटता है या उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड्स होते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। खुद रिड्यूस करेंगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे या हाइड्रोजन का एडिशन कर लेंगे अपने आप में, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू आपका बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन के साथ जोड़ रहा है, तो ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसके ऑक्सीजन को ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक। ये खुद ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और सामने वाले को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। और कार्बन क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इसको क्या कर दिया, इसने जिंक को रिड्यूस कर दिया। तो कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये आपका जिंक ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बीमा एजेंट होते हैं, तो बीमा एजेंट अपना खुद का बीमा नहीं करते, वो सामने वाले का बीमा करते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, सामने वाले का बीमा करते हैं लेकिन वो पेशे से क्या कहलाते हैं, बीमा एजेंट या LIC एजेंट। तो वैसे ही ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करता,
वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, अपना खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और वैसे रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन 4th टाइप भी आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट आते हैं हम आपका कोरोजन। कोरोजन एक टॉपिक है आपके में, या शरण, मैं आपको इसी में कंप्लीट करा देती हूँ ताकि वो छूट ना जाए। छोटा सा टॉपिक है कोरोजन, इसको बोलते हैं शरण, ठीक। कोरोजन, कोरोजन का क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जब आयरन में, ठीक है, वाटर और एयर के प्रेजेंस में जब आयरन क्या हो जाता है, का क्षरण होता है, वो जंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोरोजन का मैं आपको वो लिखा देती हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल in presence of air, air मतलब ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मतलब वाटर। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड आपका कोरोजन, ठीक है। तो इसमें हम सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है आयरन, Fe प्लस O2 प्लस 2x H2O, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Fe2O3 Fe2O3 प्लस Fe2O3 पॉइंट XH2O, ठीक। ये हो जाएगा आपका 4Fe और यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्राइस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2O2, थ्राइस O2, सॉरी थ्राइस O2, फोर Fe प्लस थ्राइस O2 प्लस 2xH2O। देखिए लोहा है, उसका ऑक्सीजन मतलब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या बन रहा है, वो Fe2O3 पॉइंट XH2O, ठीक। ये बनता है आपका रस्ट फेरस ऑक्साइड, ये कौन से कलर का रहता है? इसे बोलते हैं रस्ट या जंग, ठीक है। जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पीले रंग के या रेड येलो कलर के जंग फेरस ऑक्साइड पॉइंट XH2O। आयरन का क्षरण हो गया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने आपका ये केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब मैं आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो करवा देती हूँ। अच्छा, इसका प्रिवेंशन, कोरोजन का प्रिवेंशन बता देती हूँ। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे आयरन के ऊपर में आयरन की रॉड है तो आयरन क्या होता है आपका कम रिएक्टिव होगा और वो उसके ऊपर में जिंक की परत चढ़ा देना, तो जो वाटर के इसमें कांटेक्ट में आएगा तो आपने देखा था कि क्या बोलते हैं जिंक रिएक्टिविटी उसमें आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो क्या करता है वो जिंक आयरन से पहले ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके, मतलब आयरन से पहले किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है? जिंक, जो लेयर हमने उसके ऊपर चढ़ाई थी,
तो शरण से वो क्या हो जाता है, वो रॉड बच जाती है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। सेकेंड है आपका पेंटिंग। ठीक, इस तरीके से हम कोरोजन होना या शरण को रोक सकते हैं। ये प्रिवेंशन है, सावधानियां। हम बोलते हैं ना, कोई भी बारिश के बाद अगर आप समर में कूलर चलाते हैं तो बोलते हैं कि उसे पेंट वेंट करके रख देना चाहिए, ताकि उसका वो लोहे की बॉडी रहती है और उसका कोरोजन ना हो, उसका शरण ना हो। ठीक है, तो उसमें या तो कुछ पेंटिंग कर दिया जाता है या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी उसको शरण से बचाते हैं। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा 2017 का 2018 में जो आपका इसका एग्जाम हुआ था एसीएफ का, उसका सेट डी है मेरे पास। तो सेट डी में सबसे पहला 18 नंबर का क्वेश्चन था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें था सिल्वर नाइट्रेट प्लस, पहला इक्वेशन था सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, AgCl बनता है और HNO3 बनता है। सेकेंड एग्जाम्पल था, तो वो नहीं हो सकता, वो मैंने आपको अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया में समझाया था, तो वो उत्क्रमणीय हो नहीं सकती। सेकेंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें सेकेंड रिएक्शन में ये दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई, तो जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो वो रिवर्सिबल कैसे रहेगी। तीसरी अभिक्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, तो ये बनता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर। तो ये अनस्टेबल रहता है, ये आसानी से टूट जाता है। तो ये जो आपका सी वाला, अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, ये भी मैंने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन में बताया था। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बनता है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल रहेगा सोडियम एसीटेट, तो बार बार वो वाटर से रिएक्शन करेगा। और अगर आपको पिछला वीडियो मेरा याद है एसिड बेस वाला, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पीछे जाके वो वीडियो और देखिए एक बार, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सोडियम, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, कैल्शियम कार्बोनेट की तापीय विघटन है। कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस हीट का रिएक्शन, हीट का साइन है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज्ड पॉट। ठीक, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया खुले पात्र, बंद पात्र में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन इन ओपन पॉट। तो मैंने बताया था कि आपको जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करते हैं तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो जब ये बंद पाइप में होगी, बंद पात्र में होगी, तो ये क्या होगा, उसी पात्र में रहेगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये ओपन पात्र में, मतलब खुले पात्र में आएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आए थे आपके, और दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ तक जो टॉपिक बताया उसमें आपके कवर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड और भी कोई, अगर आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा, तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसे आप सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।